अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। तो याद रखिएगा कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सालाना पेपर के अंदर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर असल में जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं दे आर नोन एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये याद रखिएगा, ये दो चीज़ें करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वो ये है कि वो इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर के व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये दो चीज़ें बताता है। अब आपने सॉफ्टवेयर बहुत सारे यूज़ किए होंगे। मिसाल के तौर पर आप गेम्स खेलते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। आप प्रिंटर लेके आते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ताकि वो प्रिंटर से प्रिंट निकल सके, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह आप जब आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वायरस आ जाता है तो वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो क्या करता है, वो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो आप उसके अगेंस्ट एक एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। फिर आप टाइपिंग करते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, अपने सिस्टम पे गेम, तो वो भी सारे सॉफ्टवेयर ही है। तो इसलिए तमाम सॉफ्टवेयर्स को समझने के लिए कि वो किस किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, आम तौर पर उनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों में डिफरेंस ये है, आप यूँ समझें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर का चलना नामुमकिन होता है, इम्पॉसिबल है। तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे तो आपका हार्डवेयर चलेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे तो बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेंगी। लेकिन अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका कंप्यूटर सिस्टम वो तो चलता ही रहता है। ठीक है, मिसाल के कार की गेम आप नहीं खेलेंगे, बाकी कंप्यूटर सिस्टम तो चल रहा है। ठीक है, आप अपने कैमरा नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बाकी सिस्टम तो चलता होगा, लेकिन कैमरे को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो ज़रूरी है। तो जो सॉफ्टवेयर जिनके बगैर आपका हार्डवेयर नहीं चलता वो क्या कहलाते हैं? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, और जिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बेस पे चलते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलते। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर बेस्ड होते हैं, कि वो हार्डवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि हम उसकी ये जो है आउटपुट ले सकें। हार्डवेयर को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जिस प्रोग्राम के तहत देते हैं वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आप यूँ समझें कि जैसे इंसानी जिस्म है वो एक हार्डवेयर है और इसके अंदर जो रूह है वो एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या आप यूँ समझ लें कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में की भी आगे बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है, तो इसमें आपको आपकी बुक के अंदर चूँकि ये 4 दी हुई हैं तो मैं आपको सिर्फ़ यही पढ़ाऊँगा ताकि आपका अभी कोर्स ख़त्म हो ले। साथ-साथ मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपको देता रहूँगा। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक किस्म जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरी उसकी है डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। सिर्फ उनकी टाइप्स बताई गई हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मिसाल के तौर पर मोबाइल में आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एंड्रॉयड चल रहा होता है। ठीक है, एंड्रॉयड जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल बेस्ड जो है। इसी तरह आप घरों में विंडोज़ यूज़ करते हैं, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर विंडो नहीं होगी तो आप बाकी काम जैसे सो गेम्स खेलनी, जैसे आप इंटरनेट का यूज़ करना, बाकी चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो आप नहीं कर सकते।
तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं है। इसी तरह एक कंपनी है, सन सोलारिस कंपनी है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दी सन, ठीक है, वो भी है। लाइनक्स भी है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो बतौर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, उनके नाम आपके सामने। आपने ऐसे करना है कि नेट से ये सर्च करना है कि कितने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिस वक्त यूज में है। तो आपने 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जो है ना वो नेट से सर्च करने हैं, ठीक है। 3 के तो मैंने बता दिए हैं, 7 आपने और करने हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि आप जब वो कोई सॉफ्टवेयर आपके सामने आएगा ना, तो आपको पता होगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। अब इनमें भी कई ऐसे विंडोज जो है ना, वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया हुआ है। एंड्रॉयड जो है वो गूगल कंपनी ने बनाया हुआ है, ठीक है। लाइनक्स जो है वो अभी चूंकि वो फ्रीवेयर है, आप यूं समझो ओपन सोर्स है, ठीक है। वो आप उसको डाउनलोड करें, उसकी फाइलों में चेंज करें, उसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसको फिर यूज़ करने के बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट सेल कर सकते हैं। तो वो एक ओपन सोर्स है, ठीक है। विंडो जो है वो ओपन सोर्स नहीं, ये आपको परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान में तो आप सीडी लाए इंस्टॉल कर दें, 100 रुपए की 200 रुपए की सीडी मिलती है, डीवीडी मिलती है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कॉपीराइट एक्ट्स हैं वहाँ पे आप विंडो जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते। आपको इसका लाइसेंस खरीदना पड़ता है, आपको पेमेंट करनी पड़ती है, आपको साल के लिए 2 साल के लिए, या फिर जो भी उनका पैकेज होता है उसके हिसाब से आपको वो मिलता है। इसी तरह डिवाइस ड्राइवर्स मैंने आपको बताया कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या है, कि आप प्रिंटर लेके आए और प्रिंटर जो है उस वक्त तक नहीं चलेगा जबकि प्रिंटर का आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे। उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर का जो काम है वो ये है कि वो आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है उसकी कम्युनिकेशन करवाता है प्रिंटर के साथ। तो प्रिंटर का है वो हो सकता है उसकी कोई और लैंग्वेज है उसके अंदर जिसको यूज़ कर रहा है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं चाहे विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, उसका वो अलहदा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, और ये आपके पास जो है प्रिंटर है। तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर कहलाता है, ठीक है। ये प्रिंटर का जो हार्डवेयर है इसके साथ जो कम्युनिकेशन इसके हार्डवेयर की होगी, जो वो सिग्नल इसको डिजिटल सिग्नल इसको देगा और ये इस डिजिटल सिग्नल को जो समझेगा, इसका तर्जुमा इसकी ज़ुबान में और इसका तर्जुमा इसकी ज़ुबान में करने के लिए जो होता है वो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। इसके बगैर कोई भी हार्डवेयर नहीं चल सकता, ठीक है। अब आप मिसाल वीजे कार्ड लें तो वीजे कार्ड का जो है वो डिवाइस ड्राइवर आपको कई वीजे ड्राइवर्स वीजे कार्ड्स के जो ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे हैं जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होते हैं और खुद वो इंस्टॉल कर लेता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक फीचर होता है। अब इसी तरह यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जिनके बगैर जो है वो आपके जो फीचर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो मुकम्मल नहीं होते, ठीक है। और ये यूटिलिटी प्रोग्राम बहुत सारे फ़ायदे देते हैं आपको। मैं तो इस यूटिलिटी प्रोग्राम्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसीडर करता हूँ, लेकिन आपकी बुक में चूँकि ये लिखा हुआ है कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो ख़ैर अभी आपने इसको ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि जब बुक चेंज होगी तो आपका पेपर जब चेक होता है तो बुक के हिसाब से चेक होता है, ठीक है। तो आपकी मार्किंग भी उसी बुक के हिसाब से होती है, लिहाजा भी आपने यूटिलिटी प्रोग्राम्स को सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही शामिल रखना है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, ये वो प्रोसेसर होते हैं लैंग्वेज प्रोसेस करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में है, तो कंप्यूटर को इंग्लिश की तो समझ नहीं लगती, वो 10 की फॉर्म को समझता है। तो हमारी ज़बान का जब तर्जमा वो लो लेवल लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में करता है, तो उसके लिए प्रोसेस एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उनके बगैर आपका हार्डवेयर जो है हमारी ज़बान को नहीं समझ सकता, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। तो सिस्टम ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में फॉल करता है। इसी तरह दूसरी जो टाइप है सॉफ्टवेयर्स की वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
इसमें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ये अगर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं। अगर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है, ख़ास तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। इसी तरह बिजनेस सॉफ्टवेयर है। आपने बैंकों में देखा होगा कि वो बैंक वाले बैंक सिस्टम यूज़ करते हैं, वो बिजनेस सॉफ्टवेयर। उनका मकसद क्या होता है? तो बैक एंड पे बहुत से इस सॉफ्टवेयर के मकासद हैं, उनको बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो रहे होते हैं। मसलन पहले बैंकों में मैनुअल काम होता है, रजिस्टर्स के ऊपर काम होता था। अब क्या, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। तो जब चाहे वो बैंक का जो ओनर है वो सिटी वाइज़, अपने रीजन वाइज़, प्रोविंस वाइज़ या पूरा एक जितने भी उसके बैंक हैं, सबके वो प्रॉफ़िट और लॉस वो चेक कर सकता है। विदिन 1 क्लिक वो चेक कर सकता है, किसी वक़्त भी चेक कर सकता है। कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कितनी वापस आ रही हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो सारा वो बिज़नेस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होता है। इसी में वो फिर आपके वो सैलरी के मैनेजमेंट सिस्टम भी बने होते हैं, इसी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम भी बने होते हैं। बहुत कुछ जो होता है वो बिज़नेस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होता है। तो बिज़नेस सॉफ्टवेयर बिज़नेस के लिए, पर्सपेक्टिव के लिए यूज़ होता है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर ये होता है कि वो आपके सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे गेम्स जो होती हैं वो एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट सोर्स है। तो वो बहुत सारी गेम्स की जो सॉफ्टवेयर हैं वो आप इंस्टॉल करते हैं। ख़ास तौर पर आप लोग आजकल तो लोग मोबाइल बेस्ड जो है गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं। इसी तरह एजुकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वो क्या कहते हैं, आपकी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल है। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये किसी न किसी तरीके से या बिजनेस की इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, या एजुकेशन के लिए, या आपको फंड देने के लिए, या आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स कितनी है। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स शामिल हैं, डिवाइस ड्राइवर्स शामिल हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। अब इन सब का हम एक एक करके आस्ता आस्ता पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं उनकी भी फिर बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर चार है ना वो आपको बताई जा रही है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट जो लेक्चर स्लाइड्स हैं उसमें, वो प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर को जो हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, बिजनेस सॉफ्टवेयर को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब किया हुआ है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है। एक वर्ड एक और यूज़ होता है, एजुटेनमेंट। एजुटेनमेंट का मतलब ये होता है कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एजुकेशन देते हैं विद एंटरटेनमेंट। तो वो एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। वो जैसे टाइपिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टाइपिंग सीखने के, तो उसमें वो गेम्स भी होती हैं, साथ साथ बंदा टाइपिंग भी सीख जाता है, ठीक है। तो इस तरह और भी बहुत सारे एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो एक नई किस्म आ रही है, ठीक है। उससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो पहली जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। उन्होंने बताया कि ये बेटा पेपर में बड़ा क्वेश्चन बार बार आता है, ये अहम क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, इसको याद रखना है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके टास्क क्या है, वो कौन से टास्क परफॉर्म करता है। तो ये जो 4-5 टास्क बताए हुए हैं ये वो परफॉर्म करता है। ये मैं आपको वन बाय वन करके भी समझाऊंगा। पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जब आपने डेफिनेशन लिखनी हो तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये वाली डेफिनेशन लिख देनी है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ, मैनेजमेंट एंड ये दो वर्ड लाजमी लिखने हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किन चीज़ का जिम्मेदारी लेता है कि वो मैनेजमेंट करता है पूरे सिस्टम की, कोऑर्डिनेशन करता है उसकी। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ वो एट द सेम टाइम जो है ना कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, बातचीत कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा होता है। हर एक को अलग-अलग टाइम देता है, इसका किस वक्त इस इंस्ट्रक्शन में चलना है, इस इंस्ट्रक्शन में कब चलना है। ऑफ ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर, और वो तमाम एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं सबकी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जिम्मे दो काम होते हैं, एक मैनेजमेंट का और एक कोऑर्डिनेशन का होता है। सिस्टम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम, कोई गेम खेल रहा है, कोई इंटरनेट चला रहा है, किस हिसाब से उस सिस्टम के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी हो उसकी कोऑर्डिनेशन करना,
उनको तरतीब से चलाना, ठीक है, उनके आपस में कोऑर्डिनेट रखना, मुताबिकत रखना, और फिर उसकी मैनेजमेंट, ये दो काम जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का रहा था। अब एक्टिविटीज कोऑर्डिनेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। मैनेजमेंट एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। इसलिए ये दो वर्ड में ही समरी बयान की गई है कि जितनी भी मैनेजमेंट है और जितनी भी कोऑर्डिनेशन है ऑफ ऑल एक्टिविटीज की, वो उसका रिस्पॉन्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इट प्रोवाइड्स द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं। जो आपकी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें अगर आपने देखा हो, आपने अपनी हार्ड डिस्क को देखना, तो क्या करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं कि शॉर्टकट की यूज करते हैं विंडो लोगों की, और ई इस्तेमाल करके तो माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है। माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं या माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी जितनी भी हार्ड डिस्क की पार्टीशन हुई वो आ रही होती है। तो हमने जब हार्ड डिस्क को पार्टीशन उसकी मजीद बनानी हो, तो वो हमें कौन एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो हमने जब भी कंप्यूटर हार्डवेयर से बात करनी हो, तो वो फिर हमें एनवायरनमेंट कौन बात देता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट इन विच द यूजर कैन इंटरेक्ट, यूजर कैन इंटरेक्ट का मतलब होता है उससे कम्युनिकेशन कर सकता है, उससे बातचीत कर सकता है विद द कंप्यूटर टू हार्डवेयर टू ऑपरेट दी कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो एनवायरनमेंट है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन माइक्रो कंप्यूटर इज द विंडो। कितने, कौन सा है विंडो, मैंने आपको कहा कि मैंने आपको तीन चार बताए हैं। इससे पहले मैंने बताया कि लाइनक्स है, ठीक है, लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड आप यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड भी है, ठीक है, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करना है, ठीक है, यूबंटू भी है, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त चल रहे हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। मैक आप यूज़ करते हैं, मैक वालों का, एप्पल वो यूज़ कर रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपने नेट से सर्च करना है कि कितने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो ज़्यादा चल रहे हैं, तो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम आपने याद करने हैं। तो इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मैंने दो ऊपर बता दी हैं कि मैनेजमेंट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, फिर ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और क्या करता है कि इट लोड्स प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी, ये वही कोऑर्डिनेशन में आ जाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सिर्फ तीन चार यहाँ पे बताई गई हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पूरी की पूरी बुक लिखी हुई है, लिहाजा आपने ये सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स जो है ना वो याद करना कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। इट लोड्स प्रोग्राम्स इनटू द मेमोरी, ये लोड करता है प्रोग्राम्स को मेमोरी के अंदर। मिसाल के तौर पर ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, ये रैम है, ठीक है, और ये सीपीयू है। जब सिस्टम स्टार्ट होता है, पोस्ट का जो सिनेरियो मॉड्यूल चल जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग हो जाती है, तो फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है किसमें, मेमोरी के अंदर, तो ये बूटिंग कहलाता है। फिर उसके बाद ये इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। इस दौरान जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, तो अगर आपने कोई गेम खेलनी हो, वो फर्ज करें हार्ड डिस्क में किसी जगह पे पड़ी हुई, तो गेम के ऊपर आप क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो गेम इसमें लोड हो जाती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इट लोड्स प्रोग्राम इनटू द मेमोरी, कि वो रैम में जो है वो प्रोग्राम को लोड करता है, एंड एग्जीक्यूट्स देम, और उनको एग्जीक्यूट करता है, और वो उस गेम को फिर क्या करता है, चलाता है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस, जितने भी कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस लगे हुए हैं सब की जो है वो जो वर्किंग है ये कंट्रोल करता है, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हैं, चाहे वो आउटपुट डिवाइसेस हैं, चाहे वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, सबकी वो जो है उसके ऑपरेशंस को वो कंट्रोल करता है। इट मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर, आपने एक्सप्लोरर देखा होगा, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, वो फाइल एक्सप्लोरर क्या है, वो एक यूटिलिटी है। उससे क्या होगा कि आपने उस यूटिलिटी के तहत क्या कर सकते हैं, अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। इट अलाउज टू क्रिएट पासवर्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज, आप
अपने सिस्टम को लॉक लगा सकते हैं। तो ये कौन प्रोवाइड करता है फैसिलिटी? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट डिटेक्ट्स हार्डवेयर फेलियर्स। अगर आपका हार्डवेयर फेल हो चुका है, कोई हार्ड ड्राइव फेल हो जाती है, तो वो फिर क्या होगा, आपका जो बायोस है वो बताती है। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, हार्ड डिस्क ठीक है, इसके अलावा कोई और डिवाइस ख़राब हो जाती है, तो वो ये मैसेज डिस्प्ले करता है कि कौन सी डिवाइस जो है ना उसमें कौन सा एरर आया है। और फिर ये भी बताता है कि इसको फिक्स कैसे करना है। लेकिन ये चूंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ जाता है, ठीक है, जब आप विंडोज को ज़्यादा मरतबा यूज़ करेंगे तो आपके सामने ये फेलियर्स आते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और व्हाट आर द टास्क दे इट कैन परफॉर्म, और कौन से ये टास्क परफॉर्म करता है। वन लिस्ट 5 ऑफ देम, उनमें से कोई 5 जो है ना आप करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये आप नेट से सर्च करके और भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपकी चूंकि बुक में, तो आपने ये याद करके लिखते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं और भी 2-4 और भी ऐड कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की दूसरी टाइप जो है वो है डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। अभी हम डिवाइस ड्राइवर है, अगर आप प्रिंटर लेके आते हैं बाजार से, ठीक है, सिस्टम के साथ लगाते हैं, तो वो उसका प्रिंट नहीं देता जब तक कि उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे आप। तो डिवाइस ड्राइवर क्या चीज़ होती है? इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर डिवाइस, जो कंप्यूटर के साथ लगी डिवाइस के ऑपरेशंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। व्हेन यूजर अटैच अ डिवाइस सच एज प्रिंटर, जब हम कोई एक डिवाइस साथ लगाते हैं, जैसा कि वो एक प्रिंट डिवाइस है और स्कैन डिवाइस है, टू देयर कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ, दे शुड इंस्टॉल इट्स ड्राइवर। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें इसके ड्राइवर भी इंस्टॉल करने चाहिए टू मेक इट ऑपरेशनल, ताकि इसको ऑपरेशनल बना सकें। डिवाइस ड्राइवर्स आर प्रोवाइडेड बाय डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स। ये डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं ये मैन्युफैक्चरर ही लेके आता है, ठीक है। जब जिसने प्रिंटर बनाया होता है साथ वो सीडी भी ड्राइवर की देता है, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बगैर जो है ना आपका प्रिंट डिवाइस नहीं चलेगा, आपका स्कैनर नहीं चलेगा, आपका कैमरा नहीं चलेगा, आपका विजय कार्ड नहीं चलेगा। तो जो भी डिवाइस जो है कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट होगी, उसके लिए उसका डिवाइस ड्राइवर होना ज़रूरी है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। मैं चूंकि यूटिलिटी प्रोग्राम्स को सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंसीडर नहीं करता, लेकिन ये है कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आप इसको यूटिलिटी प्रोग्राम जो है ना वो लिखना है आपने पेपर के अंदर इसको, कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, इनके स्पेसिफिक टास्क होते हैं। दे आर रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की मैनेजमेंट के रिलेटेड है। द फॉलोइंग आर सम कॉमनली यूज्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो एक है विंडो एक्सप्लोरर है, एक बैकअप यूटिलिटी है, विनजिप यूटिलिटी है, डायग्नोस्टिक यूटिलिटी है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। लेकिन आपके सिस्टम में वायरसेस आ जाते हैं, तो आप एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं। विंडो के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है, क्या नाम लेते हैं, एंटीवायरस है, वो कौन सा है वो हम यहाँ पे से चेक करते हैं। अभी ये ओपन होगी, ये देखिए, ये कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, ये इसके सिस्टम के अंदर ही होता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पता चल जाएगा कि इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, इसको चलाना कैसे है, इसमें एंटीवायरस जो है इस वायरसेस को कैसे रिमूव करता है, इसकी स्कैनिंग कैसे करते हैं अपने सिस्टम की, ठीक है। अपने सिस्टम को आप नेट के साथ कनेक्ट करके भी इसकी स्कैनिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसी तरह विंडो एक्सप्लोरर है। विंडो एक्सप्लोरर क्या चीज़ होती है कि आपके सामने आपने, ये विंडो एक्सप्लोरर जो है ये पुराना नाम है, आजकल इसका नया नेम जो है फाइल एक्सप्लोरर है, ठीक है। अभी इसको फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। आपने देखा है कि आपने ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे किया है, तो ये एक एक्सप्लोरर ओपन हो गया है, ठीक है। मैं अपने इंस्टीट्यूट वाले फोल्डर पे जाऊँ, कंप्यूटर लाइन वाले फोल्डर पे जाऊँ, तो ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसमें व्यू कर सकते हैं, इसमें डिटेल्स के साथ इसको चेक कर सकते हैं।
हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये डिटेल्स आनी शुरू हो गई, इसको डेट वाइज कर सकते हैं। ये फाइल एक्सप्लोरर है, फाइल्स के ऊपर हम इसको फाइलों को हिडन कर सकते हैं, फाइल की एक्सटेंशन गायब कर सकते हैं, आइटम्स को चेकबॉक्स खत्म कर सकते हैं। तो ये एक फाइल एक्सप्लोरर जो है एक ऐसी यूटिलिटी है जो आपकी फाइलों को एक्सप्लोर करने की, जो आपके सिस्टम में फाइल्स पड़ी होती हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैकअप यूटिलिटीज क्या होती हैं कि आपके सिस्टम का बैकअप लेना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि यार मेरे सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डेटा कीमती है, तो मैं इसका हफ्तावार या महीने के बाद या डेली बेसिस में मैं इसका बैकअप लिया करूं। तो जब अब तो बैकअप यूटिलिटी विंडो के अंदर मौजूद है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये देखिए मैं इसकी जो है ना वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट वाली यूज़ कर रहा हूँ। इसका तरीका बताया गया हो कि आपने अपडेट सिक्योरिटी पे जाना है, बैकअप पे जाना है, ऐड ड्राइव पे जाना है, वो ड्राइव ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्या होगा कि वो आपने उसका टाइम सेट करना है कि किस टाइम के बाद जो वो बैकअप ले, और वो बैकअप लेता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही बैकअप खत्म होगा वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो वहाँ पे, और जो डेटा बैकअप वहाँ पे सेव हो जाएगा। बाद में जब इसको सिस्टम आपका बंद हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो इस बैकअप को आप रिकवर कर सकते हैं। मतलब 2 दिन पुराना आपका डेटा पड़ा हुआ था, तो पूरे का पूरा सिस्टम रीस्टोर हो जाएगा। सिस्टम रीस्टोर होगा तो आपको नई विंडो इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका एनवायरनमेंट जैसे था वैसे का वैसे ही रहता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह विनजिप यूटिलिटी है, ये कौन सी यूटिलिटी है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके जो फाइलों को जब हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना तो उसका साइज़ कम करने के लिए फिर क्या करते हैं, ये विनजिप यूज़ करते हैं। ठीक है, ये $8 का मिल रहा है। ठीक है, और ये फ्री है 20 डे ट्रायल के लिए। 20 डे ट्रायल के बाद फिर आप इसको फ्री भी हासिल करते हैं। यहाँ गेट पे क्लिक करेंगे और फिर क्या होगा, ये आपको फ्री में मिल जाएगा 8-10 दिन के लिए। इसकी ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो ये विनजिप क्या होता है, ये ऐसी फैसिलिटी देता है कि आपने फाइलें, अगर आपकी फाइल का साइज 1 GB है तो उसको कम करके 900 MB तक ले आएगा। ठीक है, बाज़ अच्छे भी होते हैं, सो इससे भी काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो फ़ाइल किस तरह की है और वो जो विनज़िप यूटिलिटी है वो किस तरह की है। इसी तरह डायग्नोस्टिक यूटिलिटी है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए आप भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये यूटिलिटी प्रोग्राम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी आपको पता चल गया होगा कि आपके डिवाइस ड्राइवर क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो चीज़ हमारे लिए ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो है लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, अब यूँ समझे कि एक प्रोग्राम लिखा आपने, वो इंग्लिश के अंदर लिखा आपने, इंग्लिश लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, चाहे वो सी है, C++ है, PHP में लिखा है। तो जब उसने हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना है तो कंप्यूटर इस इंग्लिश को नहीं समझता। तो फिर क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन करने के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो इसका ट्रांसलेशन इसकी ज़बान में, हार्डवेयर की ज़बान में करेगा। तो वो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ये लैंग्वेज प्रोसेसर कहलाते हैं। अब ये लैंग्वेज प्रोसेसर हर कंपनी ने अपना अलग-अलग बनाया हुआ है। ठीक है, मुख्तलिफ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ये करा है। मिसाल के तौर पर अगर बोरलैंड सी की बात करते हैं तो वो बोरलैंड वालों ने बनाया है। वो सी का जो कोड हम लिखते हैं उसको ट्रांसलेशन करके किस में कन्वर्ट करता है, हार्डवेयर लैंग्वेज में, यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस की हमें समझ लगती है, कंप्यूटर को समझ नहीं लगती। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमने हाई लेवल लैंग्वेज का तर्जमा किसमें किया है, लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि वो मशीन लैंग्वेज में उसको समझ सके। तो ये इंग्लिश से उसकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। एक इजी जबान जो हमें समझ लगती है, जो प्रोग्रामिंग की जबान है, उसको कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो लैंग्वेज प्रोसेसर कहलाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर दो टाइप्स के हैं, एक हमारे पास कंपाइलर है और एक हमारे पास इंटरप्रेटर है। अच्छा, पेपर में जो है ना आपने इन दोनों के बारे में ये वर्ड बार बार इस्तेमाल होंगे। इसका सिंपल सा ये चीज है, कंपाइलर भी लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं और इंटरप्रेटर भी जो होते हैं वो भी लैंग्वेज प्रोसेसर। दोनों का काम हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के अंदर। लेकिन इनका अप्रोच करने का सिनेरियो डिफरेंट है। सिनेरियो के हिसाब से डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर अगर
मुझे पश्तो समझ लगती है, मुझे उर्दू नहीं आती, ठीक है? तो मैंने जब किसी ऐसे बंदे से बात करनी जिसको उर्दू की समझ, उर्दू जो जानता है, ठीक है? तो मुझे तो उर्दू नहीं आती, मैं तो उसको पश्तो ज़ुबान में कहूँगा। तो मेरी पश्तो ज़ुबान का तर्जुमा कोई एक ऐसा शख्स करेगा जिसको दोनों ज़ुबानें आती होंगी। कौन सी, उर्दू भी उसको समझ लगती है, पश्तो भी समझ लगती है, तो मेरी पश्तो ज़ुबान का तर्जुमा वो उर्दू में करेगा। अब उसकी उर्दू की बात फिर वो मुझे सुनाएगा और तर्जुमा करके मुझे बताएगा पश्तो में। तो वो मेरा लैंग्वेज प्रोसेसर होगा। वो जो तीसरा शख्स है जो मेरे पश्तो बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहा है, वो लैंग्वेज प्रोसेसर है। लेकिन अब उसकी दो अप्रोचेस डिफरेंट है, हो सकता है वो मुझे एक एक फिक्रा तर्जुमा करके बताए, हो सकता है वो मुझे एक दफ़ा उसकी सारी बात सुन के 15 मिनट वो बोलता रहता है, 15 मिनट बाद वो सारी का तर्जुमा करके मुझे बता देता है। तो दो डिफरेंट अप्रोच है। तो कंपाइलर क्या करता है, जितना भी हमने प्रोग्राम लिखा होता है, 100 लाइनों का लिखा हो, 50 लाइनों का लिखा हो, 1000 लाइनों का लिखा हो, वो एक ही दफा उसको कंपाइल करता है, उसका तर्जुमा करता है, तर्जुमा करने के बाद फिर उसको वो हार्डवेयर में कर दे, उसमें कोई एरर हो तो एक दफा सारी एरर दिखा देता है। जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन का तर्जुमा करेगा, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और फिर वो हमें बताएगा। तो अगर वो 10वीं नंबर लाइन पे गलती होगी तो वो हमें फिर एरर दे देगा। फिर एक गलती ठीक करेंगे, फिर दूसरी गलती ठीक करेंगे, फिर तीसरी, फिर इस तरह हमारा कोड सारा प्योर होता जाएगा। लेकिन इसमें हमें टाइम ज़्यादा लगे, जबकि कंपाइलर में एक ही दफ़ा में सारा पता चल जाएगा कि किस किस लाइन पे हमारी जो है लैंग्वेज एरर्स है, सिंटैक्स एरर है, ठीक है, वो हमें बता देगा। ठीक है। तो अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मेन डिफरेंस ही यही है। ये मैं एक इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये दोनों डिफरेंट अप्रोच हैं किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में। अब हम पढ़ते हैं इसको। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सिस्टम प्रोग्राम, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यूज टू ट्रांसलेट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर जो प्रोग्राम हमने लिखे होते हैं, जो हमने इंग्लिश में लिखे होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज। जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में ही हो, हम एक ऐसा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता लेते हैं जो अरेबिक में हो, तो अरेबिक की तर्जुमा भी वो मशीन लैंग्वेज में ही करेगा। ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम कोई सी भी जबान में हो सकता है। कोई भी कंपनी जो है कंप्यूटर प्रोग्राम जो है किसी भी लैंग्वेज में लिख सकती है जो डेवलप हो चुकी है। मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी के साथ समझता है, वही उसी की लैंग्वेज है, 10 की फॉर्म में। Therefore, all program must be translated into machine language। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो लैंग्वेज में लाजमी कन्वर्ट हो। ये बात की बात है कि वो किस कितना स्टेप में, कितने स्टेप्स में कन्वर्ट होता है। कंपाइलर कितने स्टेप्स में करता है या इंटरप्रेटर कितने स्टेप्स में करता है, कंपाइलर की क्या अप्रोच है, इंटरप्रेटर की क्या अप्रोच है, ठीक है। लेकिन दोनों में वाज़ह फ़र्क ये है कि एक 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 लाइन करके करता है, एक जो है वो पूरे होल प्रोग्राम को, अगर 10 लाइनों का प्रोग्राम 10 लाइनों को वो कंपाइल कर देगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को करेगा। ठीक है। फिर इसके फ़ायदे नुकसान आते रहते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, कहाँ पे इंटरप्रेटर यूज़ होना चाहिए, कहाँ पे कंपाइलर यूज़ होना चाहिए, तो फिर डिफरेंट है। आस्ते आस्ते जब आप सीखते जाएंगे, लेकिन आपको ये दो वर्ड अब याद होने चाहिए कि कंपाइलर भी लैंग्वेज प्रोसेसर है और इंटरप्रेटर भी लैंग्वेज प्रोसेसर है। These compilers and interpreters are language processor used to translate high-level language program into machine level language। ठीक है। तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब प्रोग्राम कॉल्ड असेंबलर एक और भी है, असेंबलर है। असेंबलर क्या करता है, वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को समझता है। जो असेंबली का तर्जुमा किस में करता है, असेंबली एक लैंग्वेज है जो ह्यूमन इंटरफेस के ज़्यादा करीब है, और ये जो असेंबलर है तो वो इसको कन्वर्ट है। तो असेंबली लैंग्वेज को अगर हम एल से शो कर दें, ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा होगा उसको असेंबलर जो है, ये असेंबलर है, ए एस इसको लिखते हैं, असेंबलर है, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर जो है वो सिर्फ असेंबलर ही है। इज यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। बेटा ये जिनको मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, ये वर्ड्स आपने याद करने हैं अच्छे तरीके से, ये रिपीट होते रहेंगे आपके साथ।
अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फॉर कंप्यूटर यूजर्स। ये कंप्यूटर यूजर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये हार्डवेयर के लिए नहीं इस्तेमाल होते, ये हमारे लिए बनाए जाते हैं। ये जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या उस सिस्टम को जो भी यूज कर रहा हो उसके लिए बनाए जाते हैं, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपने देखा एक क्रीम का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उबर का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हमारे फायदे के लिए बनाया गया। सच एज प्रिपेयरिंग अ लेटर, अगर आपने कोई लेटर प्रिपेयर करना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो आप एमएस वर्ड में लिखेंगे। आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, जिस तरह मैं अभी ये प्रेजेंटेशन आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैंने बनाई हुई है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और मैंने ये डेटाबेस या हमारी कोई डेटाबेस है, मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स का डेटा कहीं पे रखना है, तो वो मैं एक्सेल में भी रख सकता हूँ, डेटाबेस कोई और किसी डेटाबेस में भी रख सकता हूँ। तो ये मेरी मर्जी है। तो वो उसके लिए जो एप्लीकेशंस बनती हैं, जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनका डायरेक्टली ताल्लुक जो होता है और वो ह्यूमन बीइंग के फायदे के लिए होता है। ठीक है, ये हार्डवेयर बेस्ड नहीं होती, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, एंड्रॉयड नहीं होगा, तो कहाँ से गेम डाउनलोड करेंगे? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो नहीं है तो कहाँ से आप गेम्स डाउनलोड करेंगे? कहाँ से आप एमएस वर्ड इंस्टॉल करेंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी चाहिए, ठीक है, या कोई और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके साथ वो कंपैटिबल है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, उसको फिर हमने कैटेगराइज किया है बहुत सारे इसमें। लेकिन इसमें जो है ना, आपकी बुक में ये चार दिए गए हैं, ठीक है, तो आपने ये चार ही याद करने। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, एजुकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मैंने आपको बताया शुरू में पहली स्लाइड के अंदर, जो जब ये लेक्चर शुरू हुआ, कि बिजनेस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। बैंकों के अंदर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं वो बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं। ई कॉमर्स, दराज से आप चीज़ें खरीदते हैं तो वो भी एक सॉफ्टवेयर बिजनेस ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल होता है। गेम्स आप यूज़ करते हैं तो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होता है। एजुकेशन क्या है जो में इस्तेमाल होता है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ब्रीफली इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग, ये हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। बस हम पहले अपने एप्लीकेशन लिखते थे, कागज़ के ऊपर लिखते थे, पेंसिल के साथ लिखते, गलती होती थी, कागज़ ज़ाया हो गया। दूसरा टाइप किया वो टाइपर के ऊपर, ठीक है, टाइपराइटर के ऊपर, तो वो भी खराब हो गया। तो वो फिर क्या था, आपकी जो है प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती थी। अब क्या है, एमएस वर्ड के अंदर जो आप एप्लीकेशन टाइप कर 10 दफ़ा गलती हो, 10 दफ़ा उसको रेस करके दोबारा लिख लें, बिल्कुल प्रिंट ले लें उसका अच्छा सा, ठीक है, प्रिंट लेने से पहले उसकी सेटिंग कर लें, तो आप एक ही प्रिंट के अंदर वो चीज़ ले लेते हैं। तो आपके जो ऑफिस की है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। स्प्रेडशीट्स है, आप अपने तमाम स्टूडेंट्स का डेटा जो है एक्सेल के अंदर रख सकते हैं, तो स्प्रेडशीट है। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ये सारे के सारे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हैं। these सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल भी यूज कर सकता है, ठीक है, और रूटीन के अंदर कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसको, जैसे हमारे स्कूल के अंदर 20-25 टीचर हैं, ठीक है, 400-500 स्टूडेंट है, तो मैं एक्सेल के अंदर ही सबका डेटा वो रख सकता हूँ, एक्सेल के अंदर ही मैं तमाम टीचर का डेटा रख सकता हूँ। मुझे जब ज़रूरत हो उनके फ़ोन नंबर चाहिए, मोबाइल चाहिए, ठीक है, उनका एड्रेस चाहिए, आप स्टूडेंट्स का मुझे नंबर चाहिए, कुछ भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने पास है वो चाहिए, तो मैं फौरी तौर पर वहाँ से ले सकता हूँ। तो छोटी-छोटी एप्लीकेशंस जो है ना वो बनी-बनाई मिल जाती हैं, वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहलाती है। बिज़नेस सॉफ्टवेयर जो होती हैं ये थोड़ी-सी इससे बड़ी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बिज़नेस को रन करने के लिए, तो छोटे बिज़नेस के लिए एप्लीकेशंस भी छोटी होती है, बड़े बिज़नेस के लिए एप्लीकेशंस भी बड़ी होती हैं। तो बिज़नेस को इफ़ेक्टिव वे में, एफ़िशिएंट वे में उसको चलाने के लिए, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए जो यूज़ किए जाते बिज़नेस सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं इन दोनों को एक ही कैटेगरी में शामिल करता हूँ। बिज़नेस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। सॉरी, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के अंदर बिज़नेस सॉफ्टवेयर आते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ई-कॉमर्स बेस्ड आते हैं, तो ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे ही आपने प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के बारे में जो ऊपर बताया वो लिख लेना है, जो ये बिज़नेस सॉफ्टवेयर है इसके बारे में बताया। सम एग्जांपल ऑफ कॉमनली यूज्ड बिज़नेस सॉफ्टवेयर आर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बैंकों के अंदर जो अकाउंट सॉफ्टवेयर यूज़ होता है।
मार्केटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास है, इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि जब आप किसी दुकान पे जाते हैं चीज़ें खरीदते हैं तो उसकी तमाम चीज़ों की लिस्ट उस सॉफ्टवेयर में मौजूद होती है। वो इन्वेंट्री होता है, इसकी प्राइस कितनी है, कितनी बार ये बिक चुका है, कितना इसने हमें प्रॉफिट दिया है। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर जो होते हैं, आप सिविल के अंदर देखें तो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, तो उसमें ये होता है कि कितने लोग हमने इसके ऊपर लगाए, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इसी तरह पेरोल सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारी तनख्वाहें जो है वो लिखी होती हैं कि हमने पूरे 5 साल में 10 साल में कितनी तनख्वाहें ले चुके हैं। ठीक है, हमारी एंट्री हो जाती है, फिर जितनी भी तनख्वाहें हम लेते रहते हैं उसका रिकॉर्ड इनके पास होता है, उसकी फिर डिफरेंट रिपोर्ट्स बनती रहती है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आपने खुद पढ़ना है, मैं इसको बस एक आइडिया दूंगा कि ये लोगों को इंटरटेनमेंट देने के लिए बनाया, जैसे गेम्स हो गई, ठीक है, वीडियो गेम्स हो गई, ठीक है, वीडियो गेम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसी तरह एक टर्म यूज़ होती है एजुटेनमेंट। एजुटेनमेंट क्या करता है कि इसमें दो वर्ड्स हैं, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, ये दोनों मर्ज किए गए एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। आजकल ज़्यादातर एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं ताकि बच्चे खेल भी सकें, सीख भी सकें। एजुकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड टू फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, ये एजुकेशनल पर्पजेज के लिए इस्तेमाल होता है और इनको एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कहते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डेवलप्ड, बहुत सी कंपनियों ने ये बना दी है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स टाइपिंग ट्यूटर है। टाइपिंग ट्यूटर एक बहुत पुराना अब हो चुका है, अब तो लोगों ने इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बना लिए हैं एजुकेशन के लिए। स्पेलिंग ट्यूटर है, ये छोटे बच्चों के लिए है, लैंग्वेज लर्निंग है, लैंग्वेज कोई भी लर्न करनी है, इंग्लिश है, कोई स्पेनिश है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए वो जो सॉफ्टवेयर है वो भी इसी तरह है। फ्लाइट सिमुलेशन है, मिसाल के तौर पर अगर आपने एरोप्लेन उड़ाना सीखना है तो ज़ाहिर बात है पहले दिन तो एरोप्लेन आपको हाथ में नहीं ना दे देंगे, तो वो पहले सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको सारा सिखाएंगे, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे कि ऐसे लगेगा कि आप किसी एरोप्लेन के अंदर बैठे हैं और वो आपको उसको उड़ा रहे हैं। इसके बाद कुछ वर्ड टर्म यूज होती है, ओपन सोर्स, ये याद रखना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर की किस्में नहीं है, ये सॉफ्टवेयर की जो है ना इसकी फीचर्स हैं कि ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो भी ओपन सोर्स हो सकता है, ठीक है। आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे के सारे ओपन सोर्स हो सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सारी ओपन सोर्स हो सकती है। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि उसका सारा सोर्स जो है, उसका सारा कोड, सोर्स कोड जो है वो आपको मिल जाता है फ्री में। आप उसमें अपनी मर्जी से चेंज कर लें, आप उसको अपनी मर्जी से बेचें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ऊबर का एक सॉफ्टवेयर है, अगर वो ओपन सोर्स कर दे तो क्या होगा, आप अपनी मर्जी से उसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, उसके जनाब जी वो जो आइकन चेंज कर दें, उसके जो एल्गोरिदम है वो चेंज कर दें और अपनी आप अपनी कोई कंपनी कर दें, शाही सवारी के नाम से एक नाम याद कर लें, वो उसके नाम से कंपनी लॉन्च कर दें, तो वो सोर्स कोड जो होता है ना उसका वो फ्री होता है। ये जो सोर्स कोड हमें होता है ना, जो प्रोग्राम लिखा होता है वो प्रोग्राम हमें मिल जाता है। हमें सिर्फ वो सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं, उसके नहीं पैसे देने हमें, बल्कि वो सोर्स पूरे का पूरा हमें मिल जाए और फिर हम उसको अपनी मर्जी से स्टडी करें, उसमें चेंज करें, उसको इम्प्रूव करें, ये हमारी मर्जी है फिर बात। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज फ्री फॉर यूज, ये यूज करने के लिए फ्री होता है। मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी इसमें चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इसको बाद में सेल भी कर सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये फ्री फॉर यूज है, फ्री फॉर मॉडिफिकेशन है, फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है। सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये फ्री है, ये आप सिर्फ इंस्टॉल नहीं करेंगे बल्कि इसकी जो फाइलें हैं वो भी आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसमें चेंज कर दें। ओपन ऑफिस, ठीक है, ये भी जिस तरह एमएस ऑफिस है वो फ्री, वो फ्री नहीं, हम पैसे दे के खरीदते हैं, लेकिन उसका सोर्स कोड नहीं हमें मिलता, सिर्फ उसकी एग्जी फाइल मिलती है। तो ये अभी एग्जी फाइल क्या है, सोर्स कोड क्या है, जैसे ही हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि सोर्स कोड क्या चीज़ होती है और ओपन सोर्स कैसे वो बनता है। फ्लाइट गियर्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका सोर्स कोड में मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद है शेयरवेयर। शेयरवेयर कौन से होते हैं कि इनको ये हमें फ्री में मिलते हैं, लेकिन ये परमानेंटली फ्री नहीं होते, बल्कि एक माह के लिए फ्री हो गया कि आप इसको यूज करें, और यूज करके अगर आपको अच्छा लगे तो हमसे खरीद लें, अगर अच्छा ना लगे तो बेशक ना खरीदें। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, आप इसको फिर यूज नहीं कर सकते। 30 डेज के लिए, 7 डेज के लिए, जितने भी दिनों के लिए होता है, वो कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो फ्री होता है। शेयरवेयर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लेकिन कुछ वक्त के लिए, फिर इसको खरीदना पड़ता है। इट इज अ ट्रायल वर्जन, ये ट्रायल के तौर पर होता है, आप इसको चेक करें, ट्राई करें इसके ऊपर। सम शेयरवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन न्यू कंप्यूटर व्हेन दे आर सोल्ड, उसके ऊपर इंस्टॉल होते हैं। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आप 20 दिन इस्तेमाल करते हैं, तो 21वें दिन वो कहता है कि आपका ट्रायल पीरियड खत्म हो गया, लिहाजा आप हमें पैसे दें या इसका कोड डालें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह कंप्यूटर गेम्स भी होती हैं, वो शेयरवेयर्स होती हैं। फ्रीवेयर जो होती हैं ये फॉर होल टाइम जो है ना फ्री होती है, आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन आप इनको बेच नहीं सकते, आप इनको जो है आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, वो सिर्फ ओपन सोर्स में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये बना बनाया सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, उसकी एक्सी फाइल मिलेगी, वो फ्री में मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्रीवेयर जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसका पूरे का पूरा वर्जन, फुल वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और ये अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, जितनी देर मर्जी इस्तेमाल कर, जैसे आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करें, पैसे तो नहीं ना देते इसकी। वीएलसी मीडिया प्लेयर ये इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, ये सारे जो है ना आपने अब याद रखने हैं कि फ्रीवेयर क्या कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये तीन वर्ड आपने याद, ओपन सोर्स, शेयरवेयर और फ्रीवेयर। तो इससे पहले जो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं आपके सामने, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है उसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही सारा लिखा होता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि हमने हार्डवेयर को कैसे यूज करना है और क्या इस्तेमाल करना है उसका। इसकी फिर टाइप्स हैं, मैंने बताया कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की फिर 4 किस्में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ये वाली 4 किस्में। ये पेपर में ये ज्यादा आ जाता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये पूरी स्लाइड है, ये मैंने आपको पढ़ाया। ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क क्या है ये आपने याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन याद रखनी है। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं उसकी एग्जांपल आपने प्रिंटर के हिसाब से या स्कैनर के हिसाब से दे देनी है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स की ये आपने एग्जांपल्स देनी है। ठीक है और विंडो एक्सप्लोरर क्या करता है, ये वाली यूटिलिटी क्या करती है, विनजिप यूटिलिटी क्या करती है, और डायग्नोस्टिक यूटिलिटी क्या करती है, एंटीवायरस क्या करते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी होती हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखिए, उसकी टाइप्स कितनी है। ठीक है, बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 है, 4 आपको बताई गई। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होता है, इसमें ये फिर एग्जांपल्स आपने ये याद रखनी है, ये कौन कौन सी आती है। कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, सेल्स एंड मार्केटिंग सिस्टम है, पेरोल सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट फिर से मंडे से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह इजाज़त दें अभी मुझे, तो कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।